चलो दोस्तों शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की मौत का तय खाना। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। सुल्तानपुर राज्य का राजा जयमल अपनी नवविवाहित पत्नी माया के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि वह राजकाज को बिल्कुल ही भूल गया था। माया, तुम ही मेरी सब कुछ हो, अपने चारों ओर मुझे बस तुम ही तुम नजर आती हो। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगण राजा जयमल का बदला हुआ व्यवहार देखकर बहुत चिंतित थे। ऐसा कब तक चलेगा प्रधानमंत्री जी? मंत्री जी, हम भी यह देखकर बहुत परेशान हैं। महाराज तो नई रानी के प्रेम के सागर में ऐसे डूबे हैं कि दरबार में आना तक छोड़ दिया है। इसी प्रकार दिन गुजरते जा रहे थे कि एक दिन, ओ सांप सांपिन, ये दोनों तो आपस में प्रेमालाप कर रहे हैं। कहीं ये दोनों सर्प हम पर वार न कर दे, इन्हें मार देना ही ठीक रहेगा। तत्काल ही खचाक फुस। लेकिन जब उसने सफ़ेद सर्प पर वार किया, वो सफ़ेद सर्प की तो केवल पूंछ ही कट पाई है। खचाक फुस। पूंछ कटा सफ़ेद सर्प तेजी से रेंगता हुआ सरोवर के तट पर पहुंचा और शीघ्र ही सरोवर के अथाह जल में समा गया। दरअसल सफ़ेद सर्प नागलोक के राजा विशांक की पत्नी तक्षिका थी। रानी तक्षिका, तुम्हारी पूंछ कैसे कटी? कुछ मत पूछिए नागराज, मैं पृथ्वीलोक पर सुल्तानपुर के राजमहल के उद्यान में घूम रही थी कि तभी सुल्तानपुर के राजा ने मेरी पूंछ तलवार से काट दी। तक्षिका ने सफ़ेद झूठ बोला था। सुल्तानपुर के राजा की इतनी हिम्मत! मैं उसके इस दुष्टता का बदला अवश्य लूँगा। नागराज, मैं भी यही चाहती हूँ। नागराज विशाख कुछ इस समय पूर्णतः सर्प योनि में आ गया और जब वह ऊपर पृथ्वी पर आया तो रात हो चुकी थी। राजा जयमल इस समय अपने शयन कक्ष में होगा, मुझे वहीं चलकर उसे डसना होगा। महाराज, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है रानी, वह क्यों? महाराज, मैंने सुना यदि प्रेमालाप करते सर्प के जोड़े में से किसी एक को मार दिया जाए तो बचा हुआ सर्प अपने साथी की मौत का बदला लेता है। वो तो तुम यह सोचकर डर रही हो कि कहीं वह सफ़ेद सांप अब हमसे बदला न ले। और फिर वह इस विषय पर काफ़ी देर तक वार्ता करते रहे। वो इन दोनों के वार्तालाप से तो यह प्रकट हो रहा है कि रानी तक्षिका किसी अन्य सर्प के साथ उद्यान में प्रेमालाप कर रही थी। कौन था वह काला सर्प? फिर वह उसी समय सरोवर के उस स्थान पर पहुंचा। ओ, यह तो नागलोक का प्रधानमंत्री कालकूट है और इसके समीप ही रानी तक्षिका की कटी हुई पूंछ भी पड़ी है। तो क्या रानी तक्षिका प्रधानमंत्री कालकूट के साथ यहाँ प्रेमालाप करने आई थी? निश्चय ऐसा ही हुआ है। रानी तक्षिका ने ऐसा करके हमारे नागवंश पर कलंक का टीका लगाया है। मैं तक्षिका को जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में फुकारता विशांक तुरंत ही सरोवर में कूद गया और नागलोक जा पहुंचा। तक्षिका, तू विश्वास करने के योग्य नहीं है। तूने कालकूट के साथ प्रेमालाप करके हमारा अपमान किया है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा कुलटा। लगता है नागराज को मेरे और कालकूट के विषय में सब कुछ पता चल गया है। अब मेरी खैर नहीं है। अगले ही पल फुस आ। और यही वह क्षण था जब विशांक के पुत्र मृगांक व पुत्र वैशाली ने कक्ष में प्रवेश किया। क्या हुआ पिताजी महाराज? एक नाग सेवक कह रहा था कि आप बहुत क्रोध में हैं। मुझे क्षमा कर दो मेरे बच्चों, भूल मेरी ही थी। जो तुम जैसे दो हीरो के होते हुए मैंने तक्षिका जैसी पापिन से विवाह किया था। कुछ देर रो लेने के पश्चात, मेरे बच्चों, सुल्तानपुर के राजा जयमल ने कालकूट को मारकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उसकी भलाई का बदला चुकाने कल सुबह मैं उसके पास सुल्तानपुर जाऊंगा। अगले दिन प्रातः नागराज पुन सुल्तानपुर जा पहुंचा। वंदना समाप्त कर जैसे उसने आंखें खोली, ओ विषधर, डरो नहीं राजन, मैं आपका अहित करने नहीं बल्कि आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। क्षमा मांगने? हाँ राजन, मैं नागलोक का राजा विशांक हूँ। कल शाम जिस काले सर्प को आपने मारा था वह नागलोक का प्रधानमंत्री था और जो सफ़ेद नागिन उस समय उसके साथ प्रेमालाप कर रही थी वह मेरी पत्नी तक्षिका थी। कहकर विशांक ने राजा जयमल को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर, क्या आप कल रात मुझे मारने आए थे? हाँ, लेकिन वह मेरी भूल थी। आपने तो वैसा करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है
इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मांगो राजन, आपको मुझसे क्या चाहिए? मैं जो भी मांगूंगा क्या आप मुझे दोगे? अवश्य राजन। तब ठीक है नागराज, मैंने सुना है कि आप ऐसी विधा जानते हैं जिसे सीखने से पशु पक्षियों की बोली को आसानी से समझा जा सकता है। हाँ, मैं वह विधा जानता हूँ राजन। नागराज, मैं आपसे उसी विधा को सीखना चाहता हूँ। ओ ऐसा क्या हुआ नागराज, आप मेरी बात सुनकर इस प्रकार सोच में क्यों पड़ गए? राजन, बात यह है कि यदि मैं इस विधा को आपको सिखाता हूँ तो मैं तुरंत ही मर जाऊँगा। ओ यदि ऐसी बात है तो मुझे वह विधा नहीं सीखनी है नागराज। यह कैसे हो सकता है राजन? आपने जो मांगा है उसे देने से मैं अब कैसे इनकार कर सकता हूँ? मैं अपने प्राण देकर भी आपको वह विधा अवश्य सिखाऊंगा। फिर कुछ ही देर में नागराज विशांक ने राजा जयमल को वह विधा सिखा दी। तत्पश्चात, राजन, अब कुछ पलों में ही मैं प्राण त्यागने वाला हूँ और मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे द्वारा सिखाई यह विधा किसी अन्य को मत सिखाना, वरना आपको भी मेरी तरह अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। इतना कह नागराज ने एक ऊंची तड़ंग भरी और प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। जयमल यह दुर्घटना देख दुखी हो गया था। मेरे कारण ही नागराज के प्राण चले गए। न मैं इनसे उस विधा को सीखने को कहता और न इनके प्राण जाते। तब उसने सेवकों को बुलाकर नागराज विशांक के मृत शरीर को महल में सुरक्षित रखवा दिया। जब नागराज वापस नागलोक नहीं पहुँचेंगे तो उनके विषय में जानने के लिए नागलोक से कोई न कोई पृथ्वीलोक पर अवश्य आएगा। मैं उसे ही नागराज का शव सौंप दूंगा। इधर पूरा दिन बीत जाने पर भी जब नागराज विशांक नागलोक वापस नहीं पहुंचा तो वैशाली पिताजी महाराज अभी तक पृथ्वीलोक से वापस नहीं लौटे हैं। अब तक तो उन्हें हर सूरत में वापस लौट आना चाहिए था। भैया, हमें पृथ्वीलोक पर जाकर यह देखना चाहिए कि कहीं वहाँ पिताजी महाराज किसी संकट में तो नहीं फंस गए हैं। कुछ ही देर बाद, भैया, पिताजी महाराज सुल्तानपुर में राजा जयमल से मिलने आए थे। उनसे ही हमें उनके बारे में पता चल सकेगा। तुम ठीक कह रही हो वैशाली, सबसे पहले हम उनसे ही मिलेंगे। जब वे दोनों राजमहल में पहुँचे। ठहरो, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? हम दोनों नागलोक के राजकुमार और राजकुमारी हैं और राजा जयमल से मिलना चाहते हैं। क्या? हाँ भाई, हमारा महाराज से मिलना अत्यंत आवश्यक है। हम पृथ्वीलोक पर अपने पिताजी महाराज को खोजने आए हैं और इसी सिलसिले में तुम्हारे महाराज से मिलना चाहते हैं। यदि ऐसी बात है तो मैं महाराज को तुम्हारे आने की सूचना देता हूँ। पहरेदार उन्हें वहीं रुकने को कह राजा जयमल के कक्ष की ओर बढ़ गया। सारी बातें सुनने के बाद वो तो मेरा अनुमान सच्ची निकला। आखिर नागराज के पुत्र और पुत्री उनकी खोज में आ ही पहुँचे। पहरेदार, तुम उन दोनों को राजकीय अतिथि गृह में ले जाकर ठहरा दो। हम वहाँ पहुँच रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। पहरेदार के जाने के बाद, महाराज, आप रात्रि में मुझे अकेली छोड़कर नागराज के पुत्र और पुत्री से मिलने जाएंगे? हाँ, मुझे उनसे मिलने जाना ही होगा। इन अभागों के पिता की लाश हमारे महल में रखी है। नागराज की लाश उन दोनों को सौंपकर मैं तुरंत तुम्हारे पास लौट आऊँगा। यह सुन माया ने मुंह बना लिया। कुछ ही देर बाद, महाराज, क्या दिन में हमारे पिताजी महाराज आपसे मिले थे? हाँ, मुझे आप दोनों को यह सूचना देते हुए बड़ा खेद व दुख हो रहा है कि नागराज अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? हाँ, यह सच है कि वे अब जीवित नहीं हैं। नागराज की मृत्यु का समाचार सुन मृगांक व वैशाली फूट फूट कर रो पड़े थे। बूहू, आप लोग रोइए नहीं। आप दोनों के इस प्रकार रोने से दिवंगत नागराज की आत्मा को बहुत कष्ट पहुँचेगा। लेकिन यह सब हुआ कैसे? इसका कारण मैं हूँ। न मैं उनसे पशु पक्षियों की बोली जानने की विधा सीखने की जिद करता, न उनकी मृत्यु होती। बूहू कहकर जयमल ने विस्तार पूर्वक उन दोनों को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर, महाराज, आप इस प्रकार दुखी न होइए। हमारे पिताजी महाराज की मृत्यु के दोषी आप नहीं, अपितु हमारी सौतेली माँ रानी तक्षिका थी। राजकुमार मृगांक जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मुझे इसका बेहद दुख है। तत्पश्चात राजा जयमल उन दोनों को उस कक्ष में लेकर पहुंचा जिसमें नागराज का शव रखा हुआ था। पिताजी महाराज। नागराज के शव से लिपटकर एक बार फिर मृगांक व वैशाली फूट फूट कर रो पड़े।
नागकुमार मृगांक और राजकुमारी वैशाली, तुम दोनों अपने आप को अकेला न समझना। जब भी मन करे मुझसे मिलने चले आना। ठीक है महाराज। जाने से पहले मृगांक ने जयमल को एक मणि दी। महाराज, इस मणि को मुंह में रखकर आप जब भी चाहो हमारे नागलोक में आ सकते हो। तब नागराज के शव के साथ मृगांक व वैशाली ने सरोवर में छलांग लगा दी। उदास मन से जयमल वापस राजमहल में लौट गया। इधर नागलोक में नागवंश की परंपरा के अनुसार नागराज विशांक का अंतिम संस्कार किया गया। तत्पश्चात मृगांक को नागलोक का नया राजा बनाया गया। उधर राजमहल में एक दिन, महाराज आज मैं नगर का भ्रमण करना चाहती हूँ। ठीक है रानी, तुम्हारी नगर यात्रा का प्रबंध हम अभी करवा देते हैं। कुछ ही देर बाद उनका रथ अभी महल से थोड़ी दूर पहुंचा था कि एक घोड़ा गाड़ी उनके रथ के बराबर में से गुजरी। तुम कितने भाग्यवान हो भाई, जो महाराज के यहाँ रहते हो, खूब खाते पीते हो और काम भी कम करते हो। मुझे देखो, रात दिन बोझा ढोते ढोते मरा जा रहा हूँ। यदि धीरे चलता हूँ तो मालिक चमड़ी उधेड़ देता है, ऊपर से खाने को पूरा चारा भी नहीं देता है। तुम मूर्ख हो, अरे बीमारी का बहाना बनाओ और पड़े रहो, फिर तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा और खाना भी अच्छा मिलेगा। ऐसा तब तो मैं ऐसा ही करूँगा भाई। नागराज विशांक द्वारा सिखाई विधा के कारण जयमल उन दोनों घोड़ों के वार्तालाप को पूरी तरह समझ गया था और हो करके हंस पड़ा था। हो, क्या बात है महाराज, आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं? मैं इन दोनों घोड़ों की बातें सुनकर हंस रहा हूँ। हमारे रथ का घोड़ा गाड़ी में जुते दूसरे घोड़े को कैसी चालाकी सिखा रहा है। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? भला आप घोड़ों की बातें कैसे समझ सकते हैं? घोड़ों की बोली कैसे समझ सकते हैं? रानी, मुझे पशु पक्षियों की बोली समझने की विधा आती है। और तब तो महाराज आप मुझे भी यह विचित्र विधा सिखाइए। नहीं रानी, मैं तुम्हें यह विधा नहीं सिखा सकता, क्योंकि जिस दिन भी मैं तुम्हें यह विधा सिखाऊंगा उस दिन तुरंत ही मर जाऊंगा। हो। इसके बाद दोनों नगर भ्रमण कर महल में वापस आ गए, लेकिन माया के मन में पशु पक्षियों की बोली समझने के लिए जिज्ञासा बनी ही रही। फिर एक दिन, लो चिड़िया, ये दाने खा लो, तुम कई दिन से भूखी हो। नहीं, मैं अकेली इन दोनों को नहीं खाऊंगी, इन दानों को नहीं खाऊंगी। तुम भी तो कई दिनों से भूखे हो, तुम्हें भी मेरे साथ इन दानों को खाना होगा। चिड़िया, मेरी बात मान जाओ, ये दाने इतने नहीं हैं कि हम दोनों का पेट भर सके। तुम इन दानों को खाकर अपना पेट भर लो, मैं जाकर कहीं से और दाने ले आऊँगा। नहीं, मैं तो इन दानों में तभी चोंच डालूँगी जब तुम भी मेरे साथ इन दानों को खाओगे। अच्छा भाग्यवान, तुम जीती, मैं हारा। यह कह चिड़ा दाने चुगने लगा। तब चिड़िया ने भी दाना खाने को अपनी चोंच खोली। वो कितना प्यार है इन दोनों में, दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। किसकी बात कर रहे हो महाराज? यहाँ तो कोई नहीं है। रानी, अभी अभी मैंने इन चिड़िया चिड़े का वार्तालाप सुना था। इन्हीं के वार्तालाप को सुनकर ही मैं कह रहा था कि दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। लेकिन महाराज, आप तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। यह तुम क्या कह रही हो? ठीक ही कह रही हूँ महाराज। यदि आप वास्तव में मुझसे प्रेम करते होते तो मुझे पशु पक्षियों की बोली समझने की विधा न सिखा देते। रानी, तुम मेरी मजबूरी को समझती क्यों नहीं हो? यदि मैं तुम्हें वह विधा सिखाऊंगा तो तुरंत ही मर जाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानती महाराज, यदि आपने मुझे वह विधा न सिखाई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और तुम तो बड़ी बेतुकी जिद कर रही हो रानी। कुछ देर सोचकर वह माया से बोला, ठीक है रानी, तुम मुझे एक माह का समय दो, ताकि मरने से पहले मैं इतने दिन तक भगवान की आराधना कर लूँ। ठीक है महाराज, यदि एक माह बाद भी आपने मुझे यह विधा न सिखाई तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। और अगले दिन से जयमल भगवान की पूजा आराधना में व्यस्त रहने लगा। भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने प्रेम की कसौटी पर खरा उतर सकूं। दिन ऐसे ही बीतते चले गए। अब एक माह पूरा होने में केवल 3 दिन ही शेष रह गए थे। भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात जयमल अकेला ही घूमता घामता वन में पहुंच गया। वो कितना शांत वातावरण है यहाँ। घूमते घूमते वह एक नाले के समीप जा पहुंचा। प्रिय, उस कमल के फूल को खाने की मेरी बहुत इच्छा हो रही है। तुम उस फूल को ला दो ना, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी।
नहीं नहीं, तुम जान क्यों दोगी, मैं उसे अभी ला कर देता हूँ। बकरा तुरंत ही नाले में कूद गया। अरे बकरा नाले में कूद गया, यह तेज भाव के पानी में कमल के फूल तक कैसे पहुँचेगा। वास्तव में पानी का भाव इतना तेज था कि वह दूसरे किनारे तक न पहुँच सका और बहकर पुनः उसी किनारे पर आ लगा। तभी, तुम फूल नहीं लाए, अब तो मुझे जान देनी ही होगी। बकरा उसकी बात सुन पुनः नाले में कूद गया, लेकिन इस बार भी जल के तेज भाव के कारण वह दूसरी ओर न पहुंच सका और निराश सा पुनः बकरी के पास पहुंचा। बकरी, उस फूल तक पहुंचना असंभव है। तुम कैसे पति हो जी, जो अपनी पत्नी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और मेरा मन उस कमल के फूल को खाने को कर रहा है। वह फूल थोड़ी ही दूरी पर तो है, यदि तुम उसे नहीं लाए तो मैं मर जाऊंगी और इसके साथ ही मेरे पेट में पलने वाला तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा। ओ, बकरी की बात सुन बकरे के मन में दया आ गई और वह फिर नाले में कूद गया। बकरा इस बार भी कमल के फूल तक पहुंचने में असफल रहेगा और इस बार भी जल की तीव्र धारा उसे बहाकर दूर ले गई। उसने बहुत प्रयत्न किया किंतु दूसरे किनारे पर न पहुंच सका। तब हारकर वह बकरी के पास लौट आया और क्रोध में बोला, बकरी, मैंने बहुत प्रयत्न करके देख लिए, लेकिन मैं उस पार नहीं पहुंच सकता। अब मैं फिर से नाले में नहीं कूदूंगा। बार बार कूदने से मैं इतना थक गया हूं कि यदि अब कूदा तो डूब कर मर जाऊंगा और अगर मैं मर गया तो तुम दूसरा विवाह कर लोगे, इसलिए मैं क्यों मरूं। तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ, तुम्हारे मरने पर मैं दूसरा विवाह कर लूँगा। क्या तुम दूसरा विवाह कर लोगे। बकरे ने उसकी बात का कोई उत्तर न दिया और वहाँ से चल दिया। यह देख बकरी भी घबरा गई और चुपचाप बकरे के पीछे पीछे चल दी। जैमल ने चुपचाप रहकर बकरे और बकरी के सारे वार्तालाप को सुना और समझा था। वह सोचने लगा, एक बकरे ने समस्या का कितना सुंदर समाधान खोज निकाला और मैं राजा होकर भी अपनी समस्या का हल नहीं निकाल पाया। वह तुरंत महल में वापस लौट आया। 2 दिन पश्चात जब एक माह का समय पूरा हुआ तो माया ने उससे कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि आप मुझे पशु पक्षियों की बोली समझने की विधा सिखाए। इतना सुनते ही तड़ाक, वो यह क्या महाराजा, आपने मुझे चाटा क्यों मारा। तुम्हें चाटा ने मारूं तो और क्या मारूं, तुम्हें तो मेरे मरने की भी चिंता नहीं है। यदि तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ, मैं दूसरा विवाह कर लूँगा। क्या, और क्या, तुम्हें विधा सिखाने के पश्चात मैं तो मर ही जाऊँगा और मेरे मरने के बाद तुम भी तो दूसरा विवाह कर लोगी। तो फिर तुम्हारे मरने के बाद क्यों न मैं ही दूसरा विवाह कर लूँ। और तो क्या आप मुझे वह विधा नहीं सिखाएंगे। नहीं, कभी नहीं। देख लिया मैंने तुम्हारा प्यार। तुम उस विधा को सीखने के बहाने मुझे मार देना चाहती हो। महाराज, मुझे क्षमा कर दे। माया घबरा कर उसके चरणों में गिर पड़ी। जैमल ने उसकी ओर देखा तक नहीं और चुपचाप कक्ष से बाहर निकल गया। माया के प्रति उसका मोह टूट चुका था। मैं व्यर्थ ही माया के रूप जाल का कैदी बन राज दरबार को बिसरा बैठा था। अब मैं कल से ही राज दरबार जाया करूँगा। दूसरे दिन वह तैयार हो दरबार में पहुँचा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, राजन तुम्हें दरबार की सुध लो आई। क्षमा करे राजगुरु, मैं काफ़ी दिनों तक दरबार में अनुपस्थित रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी दरबार में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा क्यों। प्रधानमंत्री जी को तो स्वर्ग सिधारे पूरे 20 दिन हो चुके हैं राजन। क्या, लेकिन हमें उनकी मृत्यु की सूचना क्यों नहीं दी गई। महाराज, आपको प्रधानमंत्री की मृत्यु की सूचना कैसे दी जाती। आप तो हर समय रानी माया के कक्ष में ही रहते हैं और उस कक्ष में किसी का भी प्रवेश आपने वर्जित किया हुआ था। ओह, जैमल अपराध बोध से ग्रस्त हो गया। कुछ सोचकर उसने राजगुरु से कहा, राजगुरु, प्रधानमंत्री जी का पद ज़्यादा दिन रिक्त रहना ठीक नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं राजन। हम आज ही अपने राज्य व अन्य राज्यों में घोषणा करवा देते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता हो वह आज से 5 दिन पश्चात हमारे दरबार में उपस्थित हो। जो प्रत्याशी हमारे 3 प्रश्नों का सही सही उत्तर देगा वही प्रधानमंत्री पद का हकदार होगा। ऐसा करना ही ठीक रहेगा राजन। उसी दिन, सुनो भाइयों सुनो, हुक्म महाराज जयमल का। जो कोई भी सुल्तानपुर का प्रधानमंत्री बनना चाहता है
वह आज से 5 दिन पश्चात दरबार में आकर महाराज के 3 प्रश्नों का सही सही उत्तर दे और प्रधानमंत्री पद को हासिल करे। इस घोषणा के ठीक चौथी रात को। कुछ सुना तुमने चिड़िया? क्या चिड़े? यही कि कल दरबार में राजा जयमल नए प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। अच्छा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। खाक अच्छी बात है। अरे नादान, कल दरबार में गजेंद्र नाम का एक युवक प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनकर दरबार में आएगा और निश्चय ही महाराज व राजगुरु उसके प्रश्न उत्तरों से प्रसन्न हो उसे प्रधानमंत्री बना देंगे। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? जानती हो यह गजेंद्र कौन है? मैं भला क्या जानूं? तो सुनो गजेंद्र रानी माया का पूर्व प्रेमी है। रानी माया अब भी महाराज की नज़रों से छिपकर गजेंद्र से मिलने मृंगांकपुर जाया करती है। क्या? हाँ चिड़िया, रानी माया दुष्चरित्र है। वह राजा जयमल से नहीं अपितु गजेंद्र से प्रेम करती है। गजेंद्र उसी के राज्य मृंगांकपुर का रहने वाला है। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि गजेंद्र सुल्तानपुर का प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहता है। तुम इतनी सी बात भी नहीं समझी चिड़िया? अरे गजेंद्र के सुल्तानपुर का प्रधानमंत्री बन जाने से गजेंद्र व माया को मिलने में बहुत सुविधा रहेगी। वो तो गजेंद्र और माया अब सुल्तानपुर में भी पाप क्रीड़ा प्रारंभ करना चाहते हैं। हाँ चिड़िया, तुमने ठीक जाना। दुखी होने का यही कारण था। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे गजेंद्र को सुल्तानपुर का प्रधानमंत्री बनने के अयोग्य माना जाए? उपाय एक नहीं 10 है चिड़िया, पर अब यह सब राजा जयमल की बुद्धिमानी पर ही निर्भर करता है कि वह इस समस्या से कैसे निपटते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, यह राजा जयमल की समस्या है। उन्हें स्वयं इस समस्या से निपटना चाहिए। तब चिड़ा और चिड़िया वहाँ से उड़ गए, लेकिन जयमल की नींद उड़ा गए। तो रानी माया चरित्रहीन है। वह मुझसे विवाह करने से पहले ही गजेंद्र नाम के किसी युवक से प्रेम करती है। जयमल उस रात एक पल के लिए भी न सो सका। अगले दिन जयमल तैयार हो दरबार में पहुंचा। राजन, ये सब लोग प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। राजगुरु हम एक एक करके इन सब से 3 प्रश्न पूछना प्रारंभ करते हैं। जयमल ने सबसे पहले एक युवक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम विशाल है। जयमल ने विशाल से 3 प्रश्न पूछे, लेकिन विशाल एक भी प्रश्न का सही उत्तर न दे सका। इस प्रकार राजा जयमल ने एक एक करके सभी प्रत्याशियों से 3 प्रश्न पूछे, पर कोई भी जयमल के तीनों प्रश्नों का सही उत्तर न दे सका। अब सिर्फ 2 प्रत्याशी बचे हैं। इनमें से ही कोई गजेंद्र होगा। जयमल ने उन दोनों में से एक युवक से पूछा, युवक तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम गजेंद्र है। तो यही है वह गजेंद्र जिससे रानी माया प्रेम करती है। इसका मतलब चिड़े की बात 100% सच है। गजेंद्र, तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि तुम्हारे द्वारा दिए गए उत्तर में संतुष्ट कर सके तो निश्चय ही सुल्तानपुर के प्रधानमंत्री तुम ही होगे। महाराज, आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। गजेंद्र, मेरा पहला प्रश्न है, दुनिया में सबसे अच्छा फल कौन सा है और क्यों? महाराज, दुनिया में सबसे अच्छा फल आम का है, क्योंकि इसे जूठा होने पर भी बार बार चूसा जाता है। दूसरा, दुनिया में सबसे अच्छा फूल कौन सा है और क्यों है? महाराज, दुनिया में सबसे अच्छा फूल गुलाब का है, क्योंकि इसकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। बहुत खूब। अब तीसरा प्रश्न सुनो, दुनिया में सबसे अच्छा जल कौन सा होता है और क्यों है? महाराज, दुनिया में सबसे अच्छा जल गंगाजल होता है, क्योंकि इसमें सब कुछ शुद्ध हो जाता है। गजेंद्र, निश्चय तुम में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद है। हम कल दरबार में तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा करेंगे। तब तक तुम हमारे अतिथि बनकर हमारे महल में रहोगे। धन्यवाद महाराज। सेवक गजेंद्र जी को महल के राजकीय अतिथि गृह में ले जाकर ठहरा दो। जो आज्ञा महाराज। गजेंद्र मन ही मन खुश होता हुआ सेवक के साथ चला गया। अब जयमल ने प्रधानमंत्री पद के अंतिम प्रत्याशी आदिवासी युवक से कहा, नवयुवक, तुम हमारे प्रधानमंत्री इसलिए बनना चाहते हो ना कि राशि ठाट-बाट से जिसको? नहीं महाराज, मैं तो दीन दुखी अपाहिजों और वृद्धों की सेवा करना चाहता हूँ। जंगलों में रहने वाले राजसी शान शौकत की इच्छा नहीं रखा करते हैं। जयमल आदिवासी युवक के कथन से बहुत प्रभावित हुआ।
ठीक है युवक, तुमने हमारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तो सुन ही लिए होंगे। क्या तुम इनके गजेंद्र से भी अच्छे उत्तर दे सकते हो? जी महाराज। तभी राजगुरु ने जयमल से कहा, राजन आप तो प्रधानमंत्री पद के लिए गजेंद्र का चुनाव कर चुके हैं, फिर इस युवक से प्रश्न पूछने का क्या औचित्य है? राजगुरु, क्या पता यह आदिवासी युवक गजेंद्र से भी ज़्यादा अच्छे उत्तर दे सके। यह सुन राजगुरु चुप हो गए। युवक, अब तुम हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। सुनिए महाराज, मेरे विचार से सबसे अच्छा फल आम नहीं पुत्र फल होता है, क्योंकि वृद्धावस्था में पुत्र सेवा ही नहीं करता बल्कि वंश और राज्य की प्रगति में भी सहयोग देता है। उत्तम, अति उत्तम। महाराज, फूलों में सर्वोत्तम फूल गुलाब का नहीं अपितु बिनौले का फूल होता है, क्योंकि इससे निकले कपास से लोग कपड़ा बनाकर तन ढांपते हैं। वाह युवक, तुम्हारे उत्तर निस्संदेह बहुत सूझबूझ भरे हैं। महाराज, मेरे विचार से जल इंद्रजल होता है, क्योंकि उसी इंद्रजल से हमारे खेतों में अन्न की पैदावार होती है, जिससे राजा तथा प्रजा सभी अपना अपना पेट भरते हैं। युवक, तुमने हमारे प्रश्नों के वही उत्तर दिए हैं जो हमने अपने मन में सोच रखे थे, अतः हम तुम्हें निसंकोच अपना नया प्रधानमंत्री घोषित करते हैं। धन्यवाद महाराज। लेकिन राजन, उस गजेंद्र का क्या होगा जिसे आपने प्रधानमंत्री पद के दिलासा दे अतिथि गृह में ठहराया हुआ है? राजगुरु, उसकी चिंता आप न करें, दरबार से जाकर मैं उससे स्वयं निपट लूँगा। युवक, अब तुम सुल्तानपुर के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो, कम से कम अब अपना नाम तो बता दो। महाराज, मेरा नाम हीरानंद है। हीरानंद, आज से तुम प्रधानमंत्री के महल में रहा करोगे। जी महाराज। जयमल सवै हीरानंद को प्रधानमंत्री के महल में छोड़ कर आया। इधर महल के राजकीय अतिथि गृह में मैंने प्रधानमंत्री का पद हासिल कर लिया है। अब मैं सुल्तानपुर में हरदम रहकर नित्य प्रति माया से मिला करूँगा और मूर्ख जयमल को कानों कान इसकी खबर भी न होगी। उधर जयमल माया के पास पहुँचा। आइए महाराज, आज तो आप कई दिन पश्चात यहाँ आए हैं, लगता आपने मुझे क्षमा कर दिया है। रानी, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। जानती हो, आज हमने नए प्रधानमंत्री का चुनाव किया है। महाराज, कौन है वह खुशनसीब? वह हमारे महल के राजकीय अतिथि गृह में ठहरा हुआ है। आओ तुम्हें उससे मिलवाते हैं। जयमल रानी माया को साथ ले अतिथि गृह की ओर चल दिया। जयमल को क्या पता कि दासी के द्वारा मुझे इस बात की सूचना पहले ही मिल चुकी है कि अतिथि गृह में गजेंद्र ठहरा हुआ है। अतिथि गृह में पहुंचने पर, आइए महाराज, आपके अतिथि गृह में मेरी ओर से आपका व महारानी का स्वागत है। जयमल व माया ने आगे बढ़कर अपना अपना स्थान ग्रहण किया। तत्पश्चात, रानी, यही हमारे नए प्रधानमंत्री गजेंद्र हैं। माया से कहकर जयमल अपने स्थान से उठा और आगे बढ़कर द्वार बंद कर दिया। महाराज ने द्वार क्यों बंद कर दिया? द्वार बंद करके जैसे जयमल उन दोनों की ओर वापस पलटा, दुराचारियों, मुझे तुम दोनों के अनुचित संबंधों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। जयमल ने आगे बढ़कर तलवार माया के गले से लगा दी। मारे गए। लगता है जयमल आज मुझे व माया को जीवित नहीं छोड़ेगा। माया, तू समझती थी कि मैं नए प्रधानमंत्री से मिलाने तुझे यहाँ लाया हूँ? नहीं, मैं तुझे यहाँ इसलिए लाया हूँ कि इस बंद कमरे में गजेंद्र के साथ साथ तुझे भी यमलोक पहुँचा सकूँ। महाराज, गजेंद्र से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैंने तो इसे आज पहली बार देखा है। उल्टा मरते समय तो कम से कम झूठ न बोल। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ महाराज। तो सच बोलने का प्रसाद ले। खचाक आ। एक ही वार में माया के प्राण बखेरू उड़ गए। तत्पश्चात, गजेंद्र, तू सोचता कि तू जैसे दुराचारी को मैं अपना प्रधानमंत्री बना लूँगा? नहीं गजेंद्र, तू तो जीने के योग्य भी नहीं है। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। माया से संबंध रखकर मैंने निश्चय ही घोर अपराध किया है। गजेंद्र, तू क्षमा के नहीं अपितु मौत के योग्य है। अब माया की और तेरी दोनों की समाधि इसी कक्ष के तहखाने में बनेगी। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर न बनिए, मुझे इतनी क्रूर मौत न दीजिए। गजेंद्र, तू ऐसी मौत के ही काबिल है। यह कह जयमल ने तलवार हवा में लहराई और खचाक आ। तब जयमल ने कक्ष के फर्श में बना तहखाने का चोर दरवाज़ा खोला और एक एक करके गजेंद्र व माया के शवों को खींचकर तहखाने में डाल दिया।
तत्पश्चात तहखाने का चोर दरवाज़ा बंद कर कक्ष से बाहर निकल अपने महल की ओर चला गया। अब हीरानंद सुल्तानपुर का प्रधानमंत्री बन राजकाज में जयमल का हाथ बटाने लगा। जयमल उसकी बुद्धिमानी की कदर करते हुए उसका बहुत मान करता था और राज्य की प्रत्येक समस्या के लिए सलाह लेता था। इस प्रकार धीरे धीरे कई माह बीत गए। उधर नागलोक में, भैया पृथ्वीलोक पर गए हमें काफ़ी समय हो गया है, क्यों न आज हम पृथ्वी पर सुल्तानपुर के राजा जयमल से मिलने चले। तुम ठीक कह रही हो वैशाली बहन, कई दिन से हमारा भी मन राजा जयमल से मिलने को कर रहा है। मृगांक वैशाली को साथ ले उसी समय पृथ्वीलोक की ओर चल दिया। जल की सतह पर पहुंचकर जैसे उन्होंने सरोवर के तट की ओर बढ़ना प्रारंभ किया, अरे देखो ये दोनों स्त्री पुरुष कैसे पानी की सतह पर चले आ रहे हैं। मुझे तो ये दोनों मायावी लगते हैं। इससे पहले कि ये हमारे समीप पहुँचे हमें इन्हें मार देना चाहिए। और जैसे वे तट पर पहुँचे, पहरेदारों का निशाना अचूक था। खचाक खचाक शीघ्र ही वे दोनों अचेत हो गए। यह देख, हमें इन दोनों रश्मि स्त्री पुरुष के बारे में शीघ्र ही महाराज को बताना चाहिए। दो पहरेदार वहीं रुक गए और तीसरा पहरेदार जयमल को सूचना देने चल दिया। कुछ ही क्षण बाद, कहो पहरेदार कैसे आए? महाराज, राजमहल के उद्यान में एक विचित्र दुर्घटना घट गई है, कहकर पहरेदार ने विस्तारपूर्वक सारी बात जयमल को बता दी। सारी बात सुनकर जयमल बुरी तरह परेशान हो उठा। ओ यह तुम लोगों ने क्या अनर्थ कर डाला? जानते हो तुमने जिन्हें घायल किया है उनमें से एक नागलोक का राजा मृगांक है और दूसरी उसकी बहन वैशाली है। क्या? हाँ, वे निश्चय नागलोक से हमसे मिलने आए होंगे और तब तो हमसे वास्तव में बहुत बड़ी गलती हो गई है। महाराज, पहरेदार तुम वहाँ पहुँचो, हम भी वहीं शीघ्र ही पहुँच रहे हैं। तभी क्षमा करें महाराज, क्या मैं भी आपके साथ उद्यान में चल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। कुछ ही देर बाद, महाराज इन दोनों की नाड़ी तो बहुत मंद चल रही है, इनके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। अब हम इन्हें कैसे बचाएं प्रधानमंत्री जी? महाराज, इन्हें बचाने का अब सिर्फ एक ही उपाय है। इनके घाव पर यदि नागलोक में उगने वाले नाग केसर के पत्तों का रस टपकाया जाए तो इन्हें जीवन दान मिल सकता है, अन्यथा यह दोनों अब कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। और तब तो हमें शीघ्र ही नागलोक से नाग केसर के पौधे के पत्ते लाने चाहिए, लेकिन हमें तो नाग केसर की पहचान भी नहीं है। मुझे नाग केसर के पौधे की पहचान है महाराज, आप मुझे अपने साथ नागलोक ले चलिए। हाँ, यह ठीक रहेगा। जयमल मृगांक द्वारा दी गई मणि को हर समय अपने पास ही रखता था, अतः उसने उस मणि को वस्त्रों में से निकालकर अपने मुंह में रखा और हीरानंद से बोला, प्रधानमंत्री जी आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। अगले ही पल, और जैसे ही वे दोनों नागलोक पहुँचे, अनगिनत सर्पों ने उन्हें घेर लिया। मुझे इन्हें मृगांक की दी हुई मणि दिखानी चाहिए, तभी ये हमारा रास्ता छोड़ेंगे, सोचकर जयमल ने मुंह में रखी मणि बाहर निकाली। उस मणि को देखते सारे सर्प उनसे दूर चले गए। तब वे दोनों नाग केसर के पौधे की खोज में आगे बढ़े। जल्दी ही, यही है महाराज नाग केसर का पौधा। दोनों ने नाग केसर के पत्ते तोड़े और पृथ्वीलोक की ओर चल दिए। पृथ्वी पर पहुंचकर नाग केसर के पत्ते का रस एक पात्र में निकाला गया और उस रस को मृगांक व वैशाली के घावों पर टपकाया गया। कुछ ही देर में मृगांक और वैशाली ने अपनी अपनी आंखें खोल दी। तुम दोनों ठीक तो हो? हाँ महाराज। फिर जयमल उन दोनों को अपने महल में ले आया और उन्हें आदर्शित अतिथि घरे में ठहराया। उन दोनों की तरफ से निश्चिंत हो जयमल ने हीरानंद से पूछा, महाराज आप इस रहस्य को प्रधानमंत्री जी, तुम्हें नागलोक में उगने वाले नाग केसर के पौधे के बारे में कैसे पता था? क्या तुम पहले भी कभी नागलोक गए हो? महाराज आप इस रहस्य को जानना ही चाहते हो? हाँ प्रधानमंत्री जी। तो सुनिए महाराज, मैं नागराज विशांक की आत्मा हूँ और हीरानंद के शरीर में वास कर रही हूँ। क्या? हाँ महाराज, नागराज के रूप में जब मैंने आपको पशु पक्षियों की बोली जानने की विधा सिखाई थी तो तत्काल ही मेरी मृत्यु हो गई थी। मरने के पश्चात मेरी आत्मा वायुमंडल में भटकती रही थी। एक दिन मुझे वन में मृत पड़े हीरानंद नाम के आदिवासी युवक का शव पड़ा दिखाई दिया और मैं हीरानंद के शव में प्रविष्ट हो गया। हीरानंद के रूप में पुनर्जीवित होकर मैंने आपके द्वारा करवाई गई घोषणा सुनी और प्रधानमंत्री पद को हासिल करने के लिए सुल्तानपुर चला आया।
वो प्रधानमंत्री जी, तुमने तो हमें बड़ी विचित्र बात बताई है। महाराज, मैं अब इससे भी ज़्यादा विचित्र बात आपको बताने जा रहा हूँ। सुनिए, विधाता ने आपके साथ नागलोक की राजकुमारी वैशाली के विवाह की जोड़ी बनाई हुई है। यानी कि राजकुमारी वैशाली के साथ हमारा विवाह होगा। हाँ महाराज, यदि ऐसा है तो हम कल सुबह ही राजा मृगांक से इस विषय में बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, हमारी समझ में एक बात नहीं आई। हमने तो सुना कि मरने के बाद मनुष्य की आत्मा पुनः दूसरी योनि में जन्म ले लेती है। फिर तुमने दूसरी योनि में जन्म न लेकर मर्त हीरानंद के शव में क्यों प्रवेश किया? महाराज, मैं आपकी यह जिज्ञासा भी अवश्य शांत करूंगा। आपको वह विधा सिखाकर मैं मर तो गया था, लेकिन वह मेरी अकाल मृत्यु थी और अभी मेरी बहुत सारी आयु शेष थी। अपनी उसी शेष आयु को भोगने के लिए मैंने हीरानंद के शव में प्रवेश किया था। अब मैं हीरानंद के रूप में अपनी शेष आयु भोग कर ही अपनी सही मृत्यु को प्राप्त होऊंगा और तब दूसरी योनि में जन्म लूँगा। प्रधानमंत्री, तुम्हारी बातों को सुनकर मेरी सारी जिज्ञासा शांत हो गई है। अगले दिन मृगांक, हम चाहते हैं कि हमारी यह जान पहचान संबंधों में बदल जाए। मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझा राजन। नागराज मृगांक, हम तुम्हारी बहन वैशाली से विवाह करना चाहते हैं। वो, यह तो बड़ी अच्छी बात है राजन, मुझे यह संबंध स्वीकार है। तब खूब धूमधाम के साथ राजकुमारी वैशाली के साथ राजा जयमल का विवाह संपन्न हुआ। बहन का विवाह कर मृगांक नागलोक लौट गया। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।